आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आदरणीय अजय खरडे सर के मार्गदर्शन में पिछले जो लेक्चर था उसमें मेरे द्वारा पूरा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर कार्य योजना प्लानिंग बनाई गई थी और उसमें बताया गया था कि यह पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड 3 सेक्शन में पूरा करेंगे और उसमें 11 लेक्चर्स होंगे। उसके तहत आज लेक्चर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस लेक्चर 1 को सुविधा की दृष्टि से मैं 3 भागों में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में विभाजित करूँगा और इसके साथ ही मैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का लेक्चर 1 का पार्ट 1 शुरू कर रहा हूँ। ये PDF आपके सामने है। पार्ट 1 जो लेक्चर 1 है, इस लेक्चर 1 को विशेष रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। इन्वायरमेंट परिभाषा, इसमें हम पढ़ेंगे परिभाषा, इन्वायरमेंट के प्रकार, इन्वायरमेंट का महत्व, इन्वायरमेंट की समस्याएं। साथ ही हम इसमें पर्यावरणीय अनुकूलन, इन्वायरमेंट एडॉप्टेशन को जानेंगे और इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे जैवमंडल, बायोस्फीयर, बायोम और पारितंत्र इकोसिस्टम को। इसमें हम परिचय जानेंगे जैवमंडल, बायोम और पारितंत्र का। इसका हम वितरण को समझेंगे, इनके प्रकार को समझेंगे और साथ ही में हम समझेंगे इकोटॉन को। चलिए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हम समझते हैं कि पर्यावरण क्या है। चलिए, पर्यावरण, इन्वायरमेंट पर्यावरण के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। पर्यावरण में हमें पढ़ना है कि पर्यावरण क्या है, व्हाट इज ए इन्वायरमेंट, पर्यावरण के घटक क्या क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण कितने प्रकार का है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, साथ ही में पर्यावरण का महत्व, इम्पोर्टेंस को समझेंगे और समझेंगे कि पर्यावरण की समस्याएं क्या क्या है। और इसके साथ हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट एडॉप्टेशन, पर्यावरणीय अनुकूलन। चलिए शुरुआत करते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट। अब मैंने यहाँ पे 4 भागों में इन्वायरमेंट को लिया है। हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट किस शब्द से लिया गया है। आंसर है इन्वायरमेंट जिस शब्द से लिया गया है उसका नाम इन्वायरोनर है। दूसरा कि इन्वायरमेंट किस भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर है इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा का शब्द है। तीसरा, इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है घिरा हुआ या घेरना, अर्थात ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम पर्यावरण या इन्वायरमेंट कहते हैं। अगला पॉइंट आता है कि इन्वायरमेंट किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। आंसर है कि इन्वायरमेंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत परिभाषित किया गया है। देखिए, कहने को तो ये बहुत सरल सी है, 4 बातें लिखी हुई हैं, परंतु ये सरल नहीं है। हर पीएससी में, पीएससी से मतलब है स्टेट जो सिविल सर्विस के एग्जाम्स होते हैं, उसमें चाहे मध्य प्रदेश की पीएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पीएससी हो,
चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, ये चारों में से कहीं ना कहीं कोई चीज़ पूछी ही जाती है। इसलिए हमें इसका पता होना चाहिए, हमें ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पर्यावरण क्या है यह समझाने की कोशिश की और साथ में ये समझाया कि हमें पर्यावरण को कैसे समझना है और जिससे कि हम पीएससी में उनको सही आंसर दे पाए। चलिए आगे हम समझते हैं कि पर्यावरण के घटक क्या है। पर्यावरण के कंपोनेंट्स ऑफ पर्यावरण। पर्यावरण के तीन घटक हैं। तीन घटक हैं पर्यावरण के, जैसे ये बायोटिक कंपोनेंट्स जैविक संगठक बोलते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स भौतिक या अजैविक संगठक बोलते हैं, और एनर्जी कंपोनेंट्स ऊर्जा संगठक बोलते हैं। क्वेश्चंस अभी तक आईएएस में या यूपीएससी में तो नहीं आया है, पर पीएससी में ये क्वेश्चंस लगातार आए हुए हैं और क्वेश्चन आएगा कि बताइए पर्यावरण के जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट्स के उदाहरण क्या क्या हैं, या ए बायोटिक कंपोनेंट्स के क्या है, या एनर्जी कंपोनेंट्स। चलिए हम समझते हैं, आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जैविक संगठक, इसमें जो शामिल हैं वो है सभी पेड़ पौधे। मैंने यहाँ पादप लिखा है तो इसका अर्थ है कि सभी पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु, जो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं पर्यावरण के बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम मनुष्य भी शामिल होता है। तीसरा, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं जिनको अब घटक कहते हैं, वो भी पर्यावरण के बायोटिक कंपोनेंट्स जैविक संगठक में सम्मिलित है। पर्यावरण का दूसरा घटक ए बायोटिक कंपोनेंट्स भौतिक या अजैविक पर्यावरण है। इसमें स्थल, वायु, जल, मतलब स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ये तीनों चीजें इसमें पर्यावरण के अजैविक या भौतिक कंपोनेंट्स में शामिल होती हैं। और तीसरा पर्यावरण का घटक है उसको एनर्जी कंपोनेंट्स या ऊर्जा संगठक बोलते हैं। इसमें इस संगठक में दो चीजों को शामिल किया जाता है, एक तो सौर ऊर्जा और दूसरा भूतापीय ऊर्जा। ये पर्यावरण के कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं। इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएगा इससे आप अवगत हो चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और पीपीटी थर्ड की ओर आते हैं, और इसमें देखिए आता है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। और पर्यावरण तीन प्रकार का है मोटे रूप में, एक है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है जैविक पर्यावरण और तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में हम स्थल मंडल को पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर को पढ़ते हैं, वायुमंडल दूसरा एटमॉस्फेयर को पढ़ते हैं, और तीसरा जल मंडल हाइड्रोस्फीयर को पढ़ते हैं। पर्यावरण का दूसरा प्रकार जैविक पर्यावरण है। इसमें जैविक पर्यावरण में सभी प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल होते हैं, उनसे जैविक पर्यावरण मिलता है, और इन्हीं वनस्पति और जंतुओं से जैव मंडल बायोस्फीयर की रचना होती है। पर्यावरण का जो तीसरा प्रकार, ये जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, यह प्रकृति द्वारा निर्मित न होकर मानव द्वारा निर्मित है, और इसमें इसे मानवीय गतिविधियां जैसे आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, और इस प्रकार से सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। अब आते हैं कि पर्यावरण के प्रकार से क्वेश्चंस क्या आ सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि वह कौन सा पर्यावरण है जो पर्यावरण के प्रकार में शामिल है और मानव द्वारा निर्मित किया गया है, तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक पर्यावरण। प्रकृति द्वारा निर्मित पर्यावरण के प्रकार कौन कौन से हैं, तो है भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। पर्यावरण के प्रकार के बाद हम आगे आते हैं पर्यावरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पर्यावरण। इसको मैंने जानबूझकर इसमें पर्यावरण का महत्व नहीं लिखा है, यह आपका होमवर्क है, क्योंकि हम
सुबह उठते साथ ही रात्रि में सोते समय जो भी हम प्रकृति में देखते हैं, चाहे वह जल में हो, चाहे वह आकाश में हो, चाहे वह हमारी भूमि स्थल में हो, और जो हमें जीने के लिए आवश्यक है और जो हमें इम्पोर्टेंस लगता है, उसे आपको होमवर्क समझकर इसको फिलअप करना है। पर्यावरण का महत्व अब आपको ही बताना है और आप इसको करिए। चलिए आगे हम चलते हैं। मानव पर्यावरण संबंध, मतलब कि मानव का और पर्यावरण का क्या रिलेशन है, क्या संबंध रहा है, इसकी हम चर्चा करते हैं। इस संबंधों को मैंने 4 भागों में विभाजित किया है। जैसे एक है कारक फैक्टर, दूसरा है रूपांतरकर्ता मॉडिफायर, और तीसरा है परिवर्तनकर्ता चेंजर, चौथा है विध्वंसकर्ता डिस्ट्रॉयर। एक एक से हम समझने की कोशिश करते हैं। कारक फैक्टर, जब मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, तो उस समय मानव पर्यावरण में एक कारक के रूप में कार्य करता था। उसे जंगलों से या किसी भी माध्यम से जो कंदमूल या खाने के लिए जो मिल गया, उसे वो ग्रहण कर लेता था, खा लेता था, और उसी जैसे पेड़ पौधों के पत्तियों को लपेट कर अपने शरीर तन को ढकने का काम करता था। उस समय मानव और पर्यावरण का जो रिलेशन था, बहुत ही मधुर रिलेशन था, और कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं थी। जब मानव मॉडिफायर हुआ, रूपांतरकर्ता की भूमिका में आया, तो मानव आदिम कृषि करने लगा। आदिम कृषि में जो उसने औजार बनाए, वो भी बड़े आदिम औजार थे, जैसे पत्थरों से, जानवरों की हड्डियों से उन औजार बनाता था, और उन औजारों के माध्यम से वो कृषि करता था। हम ये समझते हैं कि जो कृषि का मतलब प्राचीन मानव ने जब कृषि शुरू की होगी, तो निश्चित रूप से जब उसे कोई फल मिला होगा पेड़ों पर लगा हुआ, उस फल को खाया होगा, और फल की जो गुठली हुई होगी, उसने उसको गुठली को, कहने का मतलब है, थूक दिया होगा। तो वो जमीन पर जब गुठली गिरी होगी और उसमें जब अंकुरण पैदा हुआ होगा, तब मानव उसका महत्व समझा होगा, और उसके बाद वो आदिम कृषि की अवस्था में पहुंचा होगा और आदिम कृषि करने लगेगा। उस समय भी मानव और पर्यावरण का संबंध मधुर रहा था। उस समय भी कहीं कोई समस्या या दिक्कत नहीं थी। अब जब मानव चेंजर की रूप भूमिका में आया, परिवर्तनकर्ता की भूमिका में आया, तो मानव पशु पालन करने लगा। कई प्रकार के पशुओं को उसने पाला होगा, और पशु जब उसने पाले होंगे, तो 2 उसके मुख्य उद्देश्य रहे होंगे। एक तो मतलब पशुओं से भोजन की प्राप्ति रही होगी, और दूसरी बात है कि पशुओं से दूध की प्राप्ति हुई होगी, खेतों में हल चलाने के लिए बैल की प्राप्ति हुई होगी, कई कारणों से महत्वपूर्ण हुआ होंगे। उस समय तक भी मानव और पर्यावरण का रिलेशन बहुत ही मधुर था, और कहीं कहीं कोई भी समस्या नहीं थी। जब मानव अपनी चौथी स्टेज में पहुंचा, तो उसे डिस्ट्रॉयर कहा गया। जब मानव ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली, हमने बहुत ज़्यादा हथियार बना लिए, ऐसे हथियार बनाए जो रासायनिक हथियार हों, जो, और इसके साथ ही हमने अपनी सुविधा के लिए ऐसे यंत्र बना लिए, जैसे मान लीजिए एसी का एक उदाहरण है कि आज मानव एसी के बिना नहीं रह सकता। एसी तो ठीक है कि अंदर का तापमान ठंडा हो जाता है, परंतु जो एसी के बाहर जो फैन लगा रहता है, वो बाहर का टेम्परेचर बहुत गर्म कर देता है। तो मानव दिनों दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की खोज में लगा हुआ है, हथियारों की लड़ाई में लगा हुआ है। यही मानव और पर्यावरण का संबंध बिगड़ना शुरू हुआ, और आज हमने पर्यावरण का इतना विनाश कर दिया है कि अब हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा कि हम अपने पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर सकें। हालांकि सरकार उपाय कर रही है, कई योजनाएं बन रही हैं, अच्छी बात है, परंतु हमें इसके लिए जागृत होना होगा, तो तभी हम अपने पर्यावरण का सुधार कर सकेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगली पीपीटी में समझते हैं कि पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या हैं।
पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरण का हमने, प्रकृति का हमने जो बहुत ज़्यादा दोहन कर लिया है, उसके बाद कई समस्याएं हमारे सामने आई हैं। पहली समस्या पर्यावरणीय क्षरण है, डिग्रेडेशन है। इसको हम समय आने पर अध्ययन करेंगे कि पर्यावरणीय क्षरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। दूसरा, कई पर्यावरणीय प्रदूषण को हमने जन्म दे दिया है, जिनमें वायु प्रदूषण शामिल है, जल प्रदूषण शामिल है, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण और वर्तमान में स्पेस पॉल्यूशन तक भी पर्यावरणीय समस्याओं में शामिल है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि पर्यावरणीय अनुकूलन, इन्वायरमेंटल एडॉप्टेशन क्या है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अनुकूलन, एडॉप्टेशन क्या चीज़ होती है। अनुकूलन वह अवस्था होती है जिसमें हम अपने वातावरण में रहने के काबिल होते हैं, अर्थात जहाँ हम, जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ हम अनुकूलित हो जाते हैं। गर्मियों में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं वहाँ भी अनुकूल हो जाती हैं। अनुकूल पेड़ पौधे भी होते हैं, अनुकूलन जीव जंतुओं का भी होता है। अभी हम समझते हैं कि जीव जंतु किस प्रकार से अनुकूल होते हैं। सबसे पहले अनुकूलन 3 रूप में विभाजित होता है। पहला है स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन, संरचनात्मक अनुकूलन। दूसरा व्यवहारात्मक अनुकूलन, बिहेवियरल एडॉप्टेशन। और तीसरा शारीरिक अनुकूलन, फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन। इसमें जो पहला लेते हैं संरचनात्मक अनुकूलन, जो आधारित है शारीरिक संरचना पर, किसी जीव के शरीर, आकार एवं रंग पर आधारित है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं कि मरुस्थली लोमड़ी। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा कि जो मरुस्थली लोमड़ी होती है उनके कान बड़े होते हैं। अब सवाल उठता है कान क्यों बड़े होते हैं। कान इसलिए बड़े होते हैं कि वो हीट रेडिएशन करने में सक्षम हो। जो ऊष्मा आती है, आप समझ सकते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ती है और गर्मी में जो सूर्य की किरणें आती हैं, कान बड़े होने के कारण वो सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देती है, इससे कि इसके कारण गर्मी कम लगे। हम गर्मी, मरुस्थलीय लोमड़ी गर्मी में अपने आप को ढाल सके, अनुकूल कर सके, इसलिए इसके कान बड़े होते हैं। दूसरा उदाहरण आर्कटिक लोमड़ी या ध्रुवी लोमड़ी का है। अब आर्कटिक क्षेत्र या ध्रुवी क्षेत्र पोलर एरिया है, वहाँ सर्दी टेम्परेचर बहुत माइनस में चला जाता है। जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो वहाँ पर कान छोटे पाए जाते हैं उन लोमड़ियों के। वो इसलिए पाए जाते हैं कि जो सूर्य की किरणें या जो भी हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसे हम शरीर के अंदर बनाए रखें, यानी कि गर्माहट महसूस हो सके। इसी कारण वहाँ पर कान छोटे पाए जाते हैं। आशा है संरचनात्मक अनुकूलन, स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन को आप समझ गए होंगे। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, जब मैं इसको पढ़ा लूंगा अनुकूलन को, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। दूसरा है व्यवहारात्मक अनुकूलन, बिहेवियरल एडॉप्टेशन। ये जो आधारित है कार्य एवं व्यवहार पर आधारित है। बीच में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, उत्प्रवास लिखा हुआ है। एक बार क्वेश्चन सीधा आ गया था कि व्यवहारात्मक अनुकूलन आधारित है, तो आंसर उत्प्रवास था, इसलिए दे दिया है। इसके उदाहरण देखिए कि भालू जो होता है, भालू सर्दियों में अधिक सोते हैं। क्यों सोते हैं? इसलिए आराम करते हैं भालू सर्दियों में, क्योंकि उनके व्यवहार में चीज आ चुकी है कि भाई जहाँ टेम्परेचर कम होगा तो वो कार्य करना
जब ठंड कड़कड़ाहट की पड़ेगी तो वो आराम करना पसंद करते हैं और उन्होंने उसको अपने व्यवहार में ले लिया है। तो व्यवहारात्मक अनुकूलन का उदाहरण भालू। दूसरा, मछली और कई पक्षी। आपने देखा होगा कि जैसे ही शीत ऋतु आती है तो इस तरह के फिशेस हैं या दूसरे कई पक्षी हैं, सर्दियों से बचने के लिए गर्म स्थानों की ओर जाते हैं या उन स्थानों की तलाश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा ना करें तो उस स्थल पर उनके जीवित बचे रहने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। उदाहरण के रूप में आप इस बात को यूँ समझें कि साइबेरिया जो रूस में है, वहाँ पर साइबेरियन क्रेन पाया जाता है। वो वहाँ की सर्दियों से बचने के लिए हजारों किलोमीटर की ऊंचाई दूरी तय करते हुए भारत में राजस्थान में भरतपुर जिले में एक पार्क है, पक्षी अभ्यारण्य है, वहाँ पर आता है। और जब यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है तो वो अपने क्षेत्र की ओर पुनः वापस लौट जाता है। इसी तरह मरुस्थलीय जीव, जितने भी मरुस्थलीय जीव हैं, अधिकतर रात में कार्य करते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि रात में थोड़ा सा मौसम परिवर्तित होकर ठंडा हो जाता है और जबकि दिन में यही मौसम गर्म रहता है। यही कारण है कि वो रात में काम करते हैं। अब आते हैं तीसरे अनुकूलन, शारीरिक अनुकूलन, फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन। ये है जो संबंधित है शारीरिक, रसायन या उपापचय से संबंधित है, शरीर के आंतरिक अंग से संबंधित। इसका एग्जाम्पल है कंगारू चूहा। आप बहुत से लोग जानते भी होंगे, कंगारू चूहा का नाम सुना होगा और बहुतों ने नाम नहीं भी सुना होगा, ये भी मैं मानता हूँ। कंगारू चूहा मरुस्थलीय क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है और मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, यहाँ आप मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंगारू चूहा की विशेषता ये है कि इनकी किडनी जो है बड़ी मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। कंगारू चूहा कभी कभी तो ये स्थिति होती है कि वह अपने जीवन काल में पानी ही नहीं देखता, पानी ही नहीं चाहता, या कभी बरसों में पानी मिल गया तो पी लिया, नहीं तो बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। और इसकी जो यूरिन होती है, यूरिन पतली ना होके इसकी यूरिन भी ठोस होती है। अब आप समझिए, अगर यूरिन ठोस है तो इसकी जो किडनी कितनी जबरदस्त रही होगी। इसी तरह दूसरा आप उदाहरण देखिए, मरुस्थल में पाए जाने वाला ऊँट। ऊँट जब मतलब कई दिनों तक, कम से कम मैं समझता हूँ 28 से 30 दिन तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। और जब ये पानी पीता है तो ऐसा पीता है कि आप ये कहेंगे कि भाई रोज ही पी लिया करें। चलिए इसके उदाहरण अब देखिए, क्वेश्चन कैसे आएगा मैं इसको समझा। क्वेश्चन आपसे यूं पूछा जाएगा कि अनुकूलन, पर्यावरणीय अनुकूलन का स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन का उदाहरण है। आंसर होंगे भालू, कंगारू चूहा, मरुस्थलीय लोमड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है उदाहरण मरुस्थलीय लोमड़ी। आपको क्वेश्चन आएगा कि सर्दियों से बचने के लिए पक्षी गर्म स्थानों की ओर आगमन करते हैं। ये उदाहरण किस एडॉप्टेशन का है? आप आंसर देंगे व्यवहारात्मक अनुकूलन का उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कंगारू चूहा या ऊंट किस अनुकूलन के उदाहरण है, तो आप बता दोगे सारे एक अनुकूलन के उदाहरण है। चलिए, ये तो हो गया जीव जंतुओं में अनुकूलन। जीव जंतुओं में अनुकूलन कितना टाइम है, और आगे हम आते हैं, इसको समझते हैं कि अब पौधों में अनुकूलन कैसे होता है। पौधों में अनुकूलन कैसे होता है, इस प्रक्रिया को हम समझते हैं।
तक हो गया। कितना टाइम हो गया ये देखो। टाइम यहाँ नहीं बताएगा, वो तो उधर भी। मतलब आधा घंटा हो गया क्या? हाँ, ज़्यादा हो गया। आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। इसको रोके कि इसको पूरा करें? रोक लीजिए, आप इसको करिए। हाँ, इसको नहीं तो मुझे कुछ कहना पड़ेगा ना रोकने के लिए। अच्छा, फिर से चालू कर दो, मैं फिर उसको स्टॉप करूँ। फुल स्क्रीन पे ले आइए। हाँ, फुल स्क्रीन पर ला के तो दिख तो हूँ। चलिए, एक अनाउंसमेंट है, उसको मैं बता दूं कि अगले जो नेक्स्ट संडे होगा, नेक्स्ट संडे कब होगा? चलिए, जब भी नेक्स्ट संडे आएगा उसमें एक नए सर हैं जिनका नाम योगेश जाटवा जी है और वो जुड़ेंगे। और योगेश जाटवा जी वर्तमान में सहायक आयुक्त के पद पर वाणिज्यिक कर विभाग में कार्यरत हैं। और ये सर जो है वो आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे। इंडियन पॉलिटी ये आपको पढ़ाएंगे और आदरणीय श्री IRS अजय खरडे साहब के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और अगले संडे को आप इनका लेक्चर सुन सकते हैं और आपको क्वालिटी का लेक्चर मिलेगा। और आइए आप ही बताएंगे, आप लोग बताएंगे। और रही बात आज का ये जो मेरा लेक्चर है, मैं आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करूँगा। मैंने आपको जो अभी तक पढ़ाया है वो ये पढ़ाया है कि पर्यावरण क्या है, उसके प्रकार क्या है, महत्व क्या है, पर्यावरण की समस्याएं क्या है, मानव पर्यावरण संबंध क्या है और पर्यावरणीय अनुकूल। ये लेक्चर 1 का पार्ट ए था। कुछ समय बाद पार्ट बी भी जारी होगा। बस धन्यवाद और शुक्रिया।